नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। एनडीए के चुनाव प्रचार को और धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई जनसभाएं की। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण की जनसभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, राजद और इंडी गठबंधन पर खूब हमले किए। हाजीपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस, राजद ने तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया। परिवारवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री ने इन दोनों दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की जनसभा में कहा कि देश में एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस के हालिया बयान पर भी प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया। बिहार के सारण में उमड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब में मत्था टेका। प्रधानमंत्री ने अरदास में भी शामिल हुए और कीर्तन भी सुना। प्रधानमंत्री ने लंगर रसोई पहुंचकर वहां सेवा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भव्य रोड शो किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान वाराणसी की सड़कों पर अपार जनसमूह उमड़ा। लोगों ने प्रधानमंत्री का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के छेड़छोड़ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ ही 1717 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में कैद हो गई। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। युवाओं के साथ बुजुर्ग मतदाता भी सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। इसी चरण में श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए भी वोट डाले गए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र के इस महोत्सव में कश्मीर के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के ज्यादातर मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। युवाओं के साथ साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में कश्मीरी महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। झारखंड के लोहरदगा में सरहुल थीम पर आधारित थीमटिक बूथ पर खूबसूरत नजारा देखने को मिला। वहीं सिमडेगा में एक मतदान केंद्र पर बुजुर्ग मतदाताओं का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर वोट डाले गए उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल। तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में वोट डाले गए। इसी चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीटें, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के मतदान केंद्र में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और बिहार में बेगूसराय लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह लखीसराय मतदान क्षेत्र में उन्होंने वहां मतदान किया। मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि हमारे पास एक राष्ट्रीय पप्पू है और एक क्षेत्रीय पप्पू। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के जिलीगोरा में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा के मतदान केंद्र में मतदान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया।
टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने गुंटूर में अपना वोट डाला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कडपा में पोलिंग बूथ नंबर 138 पर वोट डाला। उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। एनडीए गठबंधन ने यहां सपा की ज्योत्सना गौंड को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार अरुण कुमार सागर और बसपा के दोदराम वर्मा से है। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान किया। उन्होंने हैदराबाद में एक मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कई फिल्मी अभिनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इसी कड़ी में अभिनेता चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। साउथ सुपरस्टार और जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण ने मंगलागिरी के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। लोकसभा चुनाव के लिए हैदराबाद में भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अभिनेता श्रीकांत ने हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साक्षी महाराज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। यहां उनका मुकाबला मौजूदा सांसद और एआईएमआईएम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी और वीआरएस के गद्दाम श्रीनिवास यादव से है। हैदराबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के महापर्व पर इंदौर में प्रसिद्ध छप्पन दुकान ने लोगों के मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए खासा ऑफर रखा। इंदौर के मशहूर छप्पन दुकान रेस्टोरेंट में शुरुआती मतदाताओं को मुफ्त नाश्ता और आइसक्रीम दी गई। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समुद्र तट पर योर वोट फॉर योर फ्यूचर संदेश के साथ रेत पर एक खूबसूरत कलाकृति बनाई जो लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी। महाराष्ट्र के पालघर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। साथ ही साथ उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका एक ही काम है, सुबह शाम मोदी जी को गाली देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेल लगाने का काम करती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही है। रायबरेली में भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां राम मंदिर का विरोध करती हैं। कोई इन्हें बताए कि राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा। हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वीं बार अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के समय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता डॉक्टर प्रेम सिंह धूमल मौजूद रहे। हमीरपुर में डीसी कार्यालय के बाहर उनके समर्थकों का भी अच्छा खासा हुजूम रहा। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त जाहिर किया। रायबरेली में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और राहुल गांधी के लिए वोट करने की अपील। कांग्रेस नेता और रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली कर्म भूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। ओडिशा में लोकसभा के चौथे चरण और विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा में परिवर्तन का बहुत बड़ा माहौल बन चुका है। इस बार ओडिशा विधानसभा में सत्ता परिवर्तन होगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बनगांव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा एनआरसी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। बिहार में पाटलिपुत्र लोकसभा से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और फ्रांस ने मेघालय के उमरोई क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किया।
भारतीय सेना ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैनिक क्षमता को बढ़ाना है। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं के रिजल्ट घोषित हो गए। 93.60% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 94.75% लड़कियां और 92.71% लड़के 10वीं की परीक्षा में पास हुए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली मोहल्ला आयोग की अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके पीए विभव कुमार पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीणा ने बताया कि सिविल लाइन थाने में सुबह 9:34 पर एक महिला का पीसीआर पर कॉल आया। इस कॉल में बताया गया कि सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की गई। कुछ देर बाद एमपी मैडम सिविल लाइन थाने आई, लेकिन ये वो कहकर चली गई कि बाद में शिकायत देगी। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना को नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने शर्मसार करने वाली घटना बताया। उत्तराखंड के मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश में मजबूत सरकार के लिए हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर चादर पेश कर दुआ मांगी। इस दौरान कव्वालों द्वारा कव्वाली का आयोजन भी किया गया। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस अनब्रेक। चारधाम यात्रा जारी है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए 13 मई तक 25 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यह आंकड़ा राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से जारी किया गया। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के काठगोदाम से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा का पहला दल रवाना होने के साथ ही इस वर्ष की यात्रा शुरू हो गई। 488 सदस्यीय दलों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने माओवादी विरोधी अभियान के दौरान मुतवेंडी पीडिया के जंगलों से 14 माओवादियों को गिरफ्तार किया। इन नक्सलियों पर 41 लाख रुपयों का इनाम घोषित था। पकड़े गए माओवादियों के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। मुंबई में अचानक घने बादल छाने के बाद धूल भरी आंधी और बारिश हुई। मुंबई में दिन के समय अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ तापमान नीचे गिर गया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में हाईवे किनारे एक बड़ी होर्डिंग गिर गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया। इस मामले पर 17 मई को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक के जेडीएस नेता एसडी रेवन्ना को किडनैपिंग केस मामले में सशर्त जमानत मिल गई। एसडी रेवन्ना को 5 लाख रुपए की निजी मुचलके पर दी गई है जमानत। उन्हें 4 मई को गिरफ्तार किया गया। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। सत्र की आखिरी शुरुआत में कमजोरी देखने को मिली, लेकिन बाकी घंटों में बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। कारोबार के अंत में 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 112 अंकों की बढ़त के साथ 72,776 पर बंद हुआ। 50 शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 49 अंकों की बढ़त के साथ 22,104 पर बंद। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई में पिछले महीने के मुकाबले गिरावट आई। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर गिरकर 4.83% पर आ गई। इसके पहले मार्च में कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स इन्फ्लेशन 10 महीने के निचले स्तर 4.85% पर था।
इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर 5.43% और 4.11% रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में खाने पीने की चीजों की खुदरा महंगाई 8.70% रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लौटने के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर रहा। विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद स्थानीय स्तर पर उठाव सुस्त रहने से दिल्ली के थोक जिंस बाजार में खाद्य तेल समेत सभी जिंसों में टिकाव रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हो गई, जिससे ये नेटवर्क में शामिल होने वाली देश की पहली ऑटो कंपनी बन गई। टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में तहलका मचाने के बाद मुकेश अंबानी की नजर अब डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेगमेंट पर है। उनकी कंपनी $150 अरब के डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। दूरसंचार सेवाएं देने वाली कंपनी भारतीय एयरटेल और गूगल क्लाउड ने भारतीय कारोबारियों को क्लाउड सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक करार किया। एस्टेक फ्लूइड्स एंड मशीनरी के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इन आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस दूसरे दिन लगभग 10.37 गुना, पहले ही दिन ये 3.97 गुना सब्सक्राइब किया गया। शेयर बाजार में 16 मई को रुल्का इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ दस्तक देने जा रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान किया। भारत और ईरान ने आज ईरान के चाबहार में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन द्वारा अनुबंध पर करार किया गया। अफगानिस्तान में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ ने करीब 315 लोगों की जान ले ली और 1600 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अभी भी कई लोग लापता। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर अचानक आई बाढ़ से तबाही मच गई। भारी बारिश के साथ माउंट मेरापी से ठंडा लावा निकलने और भूस्खलन से अब तक 43 लोगों की मौत हो गई और 17 लापता हो गए। कैटेलोनिया में हुए क्षेत्रीय चुनाव में पेड्रो सांचेज की सोशलिस्ट पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कर 42 सीटें हासिल की। 135 सीटों वाले सदन में कैटेलोनिया की अलगाववादी समर्थक पार्टियां पहली बार गठबंधन सरकार बनाने के लिए आवश्यक संयुक्त 68 सीटों से पीछे रह गई। जॉर्जिया की संसद समिति ने विदेशी एजेंट विधेयक की तीसरी रीडिंग को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद से इस विधेयक के लिए संसद में मतदान का रास्ता साफ हुआ। विदेशी एजेंट विधेयक के खिलाफ हजारों जॉर्जियाई लोगों ने तिब्लिसी में संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह रूसी शैली का बिल है। इजरायली सेना ने अकाल प्रभावित गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक नया क्रॉसिंग खोला है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, वेस्टर्न इरेज क्रॉसिंग को मानवीय सहायता स्थानांतरित करने के लिए उत्तरी गाजा पट्टी में खोला गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में शहीद सैनिकों और उनके नागरिकों के सम्मान में यरूशलेम की माउंट हर्जल कब्रिस्तान में एक स्मृति दिवस समारोह में भाग लिया। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपने अस्तित्व, स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। हमास के खिलाफ अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन की 16 मिसाइलें और 31 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की ओर से 12 मिसाइलें बेलगोरोड शहर पर दागी गई। रविवार को शहर पर यूक्रेनी सेना की ओर से दागी गई मिसाइल हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ प्रभावित दक्षिणी ब्राजील के जलमग्न इलाकों में डकैती और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस जलमग्न इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। ब्राजील में अब तक बाढ़ के कारण 143 लोगों की मौत हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आश्चर्यचकित कदम उठाते हुए सालों से रक्षा मंत्री रहे सर्गेई शोइगु को हटा दिया। पुतिन ने उनकी जगह अर्थशास्त्री आंद्रेई बेलोसोव को नियुक्त किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने साल 2022 में रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद पहली बार सर्बिया के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री मिलोस वुसिविक से मुलाकात की। भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी और आर प्रज्ञानंदा और आर वैशाली
नॉर्वे चेस 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का 12वां संस्करण 27 मई से 7 जून तक आयोजित होगा। मौजूदा विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन ने अस्ताना में जारी एलोड्रा कप में जीत के साथ शुरुआत की। निखत ने अपने पहले मैच में कजाकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराया। हेली मैथ्यूज को अप्रैल के महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। मैथ्यूज ने पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की ओर से वनडे और T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। यूएई के कप्तान और सलामी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वसीम ने यूएई को एसीसी प्रीमियर कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। यूरो 2024 की ट्रॉफी म्यूनिक पहुंची। 14 जून से होगी प्रतियोगिता की शुरुआत। मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने कहा कि सिटी के लिए स्पर्स के खिलाफ जीतना जरूरी, वरना आर्सेनल बन जाएगी ईपीएल चैंपियन। आर्सेनल की टीम इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गई। आर्सेनल ने मैन यू की टीम को 1-0 से हराया। बुंदेसलीगा में बायर लेवरकुसेन ने बोकम को 5-0 से हराया। अब यूरोपियन मुकाबलों में लेवरकुसेन का अविजित सिलसिला 50 मैच का हो गया है। ला लीगा का खिताब जीतने वाली रियल मैड्रिड की टीम ने मैड्रिड सिटी हॉल में ट्रॉफी का प्रदर्शन किया। यह रियल मैड्रिड का रिकॉर्ड 36वां ला लीगा खिताब है। इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव की जीत का दौर जारी है। ज़्वेरेव ने तीसरे दौर के मैच में इटली की लुसियानो डाडेरी को शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच को इटालियन ओपन में हार का सामना करना पड़ा। एक बड़े लुटफेयर में चिली के एलिजेंड्रो तबीलो ने जोकोविच को हरा दिया। इटालियन ओपन में दूसरी वरीयता प्राप्त अरीना साबालेंका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। साबालेंका ने यूक्रेन की यास्त्रेम्स्का को मात दी। ग्रीस की मारिया सक्कारी ने कैलिनिना को मात दी। सक्कारी ने धीमी शुरुआत से उभरने के बाद जीत दर्ज की। अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के चौथे दौर में प्रवेश कर लिया। तीसरे दौर के मैच में कॉलिंस ने कैरोलीन गार्सिया को शिकस्त दी। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल की कल से फ्रांस के कांस में शुरुआत हो रही है। 25 मई तक चलने वाले इस आयोजन में दुनिया भर के कलाकार शिरकत करेंगे और रेड कार्पेट पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरेंगे। इस दौरान चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के कई मशहूर चेहरे शामिल होंगे, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अदिति राव हैदरी, शोभिता धुलीपाला रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरती नजर आएंगे। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से भारत पर्व होस्ट किया जाएगा। भारत पर्व के जरिए कान फिल्म फेस्टिवल में जुटे दुनिया भर के लोगों को भारत में मौजूद असंख्य रचनात्मक अवसरों से रूबरू कराया जाएगा। भारतीय सिने अभिनेत्री मनीषा कोइराला वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की शूटिंग के दौरान 12 घंटे गंदे पानी में रही। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि फाउंटेन सीक्वेंस सबसे ज्यादा फिजिकल चैलेंजिंग साबित हुआ। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन की वेब सीरीज स्टारडम में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। आर्यन खान के ने बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। स्टारडम नाम की वेब सीरीज वो लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।